इराक के कुर्दिस्तान इलाके के एरबिल एयरपोर्ट पर इन दिनों हालात काफ़ी नाजुक माने जा रहे हैं, क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव का सीधा असर सब जगह दिखाई दे रहा है, यहाँ तक कि इराक में भी दिखाई दे रहा है। कुछ दिन पहले जब एक अमेरिकी सैन्य हेलीकॉप्टर एरबिल एयरपोर्ट पर उतरा तो एक बार फिर यह साफ हो गया कि यह जगह सिर्फ आम हवाई अड्डा नहीं है, बल्कि एक अहम सैन्य ठिकाना भी है। शहर की सड़कों पर भले ही पश्चिमी देशों के सैनिक कम दिखाई देते हों, लेकिन एरबिल एयरबेस के अंदर बड़ी संख्या में सैनिक तैनात हैं और हर रोज सैन्य हेलीकॉप्टर उड़ते नजर आ रहे हैं। ऐसे में अगर अमेरिका और ईरान के बीच टकराव बढ़ता है तो एरबिल एयरपोर्ट ईरान के निशाने पर आ सकता है। दरअसल 2018 से कुर्दिस्तान क्षेत्र खासकर एरबिल को ईरान और उसके समर्थक मिलिशिया समूहों की तरफ से ड्रोन, रॉकेट और बैलिस्टिक मिसाइल हमलों का सामना करना पड़ा है। पिछले साल जुलाई में तेल के कुओं पर हमलों के बीच एयरपोर्ट के ऊपर एक आत्मघाती ड्रोन को मार गिराया गया और 21 जनवरी को एक ड्रोन ने ईरान कुर्द विपक्षी पार्टी को भी निशाना बनाया, जिसमें कुर्द लड़ाके की मौत हो गई थी। स्थानीय जानकारों का कहना है कि कुर्दिस्तान क्षेत्र के पश्चिमी देशों खासकर अमेरिका से अच्छे रिश्ते हैं और यही वजह है कि अगर ईरान और अमेरिका या ईरान और इजराइल के बीच सीधी जंग छिड़ती है तो उसका असर कुर्दिस्तान पर भी पड़ सकता है। हाल के हफ्तों में अमेरिका ने मध्य पूर्व में करीब 100 एयर रिफ्यूलिंग टैंकर, एयरक्राफ्ट कैरियर समूह और लड़ाकू विमानों की तैनाती और ज्यादा बढ़ा दी है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह साफ कर दिया है कि अगर वॉशिंगटन और तेहरान के बीच फिर से शुरू होने वाली परमाणु बातचीत नाकाम होती है तो सैन्य कार्रवाई से इनकार नहीं किया जा सकता। इसी बीच खबरें और भी सामने आई हैं कि इराक में अमेरिकी नेतृत्व वाले गठबंधन के कई देशों ने एहतियात के तौर पर एरबिल एयरबेस से अपने सैनिक हटा लिए हैं या उन्हें दूसरी जगह भेज दिया गया है, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो ईरान जवाबी हमला कर इन ठिकानों को और नष्ट कर सकता है। सूत्रों के मुताबिक एरबिल में तैनात गठबंधन बलों में से लगभग आधे सैनिकों को दूसरी जगह भेजा जा चुका है। अमेरिकी और हंगरी के सैनिक अभी भी बड़े पैमाने पर वहां पर मौजूद हैं, लेकिन नॉर्वे, स्वीडन, इटली और फ्रांस के कई सैनिक जा चुके हैं। नॉर्वे और जर्मनी ने सार्वजनिक तौर पर माना है कि उन्होंने क्षेत्र में बढ़ते तनाव को देखते हुए अपने सैनिकों को दूसरी जगह तैनात कर दिया है। उनका कहना है कि उनके जवानों की सुरक्षा सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। एक पूर्व अमेरिकी रक्षा अधिकारी ने कहा है कि जैसे ही एरबिल से सैनिकों की आवाजाही बढ़ती दिख रही है और बैरूत से गैर जरूरी कर्मचारियों को हटाया जा रहा है, इससे यह संकेत मिलता है कि अमेरिकी हमले की संभावना और ज्यादा हो गई है और बहुत कुछ जेनेवा में होने वाली परमाणु बैठक पर निर्भर करेगा। ईरान ने भी संयुक्त राष्ट्र महासचिव को पत्र लिखकर चेतावनी दी है कि अगर उस पर हमला हुआ तो क्षेत्र में मौजूद सभी अमेरिकी ठिकाने और संपत्तियां वैध निशाना मानी जाएंगी। गौर करने वाली बात यह है कि 2024 के समझौते के तहत अमेरिका और उसके सहयोगी बगदाद और अल असद एयरबेस से हटकर एरबिल में आ गए थे और योजना है कि 2025 के अंत तक संघीय इराक से और 2026 तक कुर्दिस्तान से पूरी तरह वापसी कर ली जाए। ऐसे में अब इराक में बचा सबसे अहम अमेरिकी ठिकाना एरबिल ही है। यही कारण है कि ये और बड़ा निशाना बन सकता है। जानकारों का यह भी मानना है कि अगर ईरान एरबिल पर हमला करता है तो वह सिर्फ सैन्य जवाब नहीं होगा, बल्कि यह अमेरिका के स्थानीय साझेदारों को भी एक संदेश होगा कि अमेरिका के साथ खड़े होने की क्या कीमत हो सकती है। दूसरी तरफ अमेरिकी मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया है कि डोनाल्ड ट्रंप आने वाले दिनों में ईरान पर सीमित हमला करने की ओर झुक सकते हैं ताकि तेहरान पर दबाव बनाया जा सके। कुल मिलाकर हालात ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां एक छोटी सी चिंगारी भी बड़े टकराव में बदल सकती है। एरबिल एयरपोर्ट अब सिर्फ एक हवाई अड्डा नहीं है, बल्कि अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे तनाव की सीधी लाइन पर खड़ा है, एक अहम केंद्र बन चुका है और अगर बातचीत नाकाम रहती है तो ये जगह आने वाले दिनों में बड़े टकराव का केंद्र बन सकती है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक नए हेक्सागन ऑफ अलायंसेस यानी 6 देशों के मजबूत गठबंधन का ऐलान किया है, जिसमें भारत को एक अहम जगह दी गई है। उनका कहना है कि ये उन देशों का समूह होगा जो कट्टरपंथी धड़ों के खिलाफ एक साथ खड़े होंगे और स्थिरता और तरक्की के लिए मिलकर काम करेंगे।
ये बयान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इजराइल दौरे से ठीक पहले आया है, जहां मोदी इजरायली संसद में भाषण दे सकते हैं, यद वशीम स्मारक पर भी वो जा सकते हैं और भारतीय यहूदी समुदाय से मुलाकात कर सकते हैं। नेतन्याहू ने कहा है कि इजराइल, भारत, ग्रीस और साइप्रस के साथ कुछ अरब अफ्रीकी और एशियाई देश मिलकर ऐसा ग्रुप बनाएंगे जो रेडिकल शिया और उभरते रेडिकल सुन्नी एक्सिस का मुकाबला करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि भारत और इजराइल मिलकर दक्षिणी इजराइल के नेगेव इलाके में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, नए एयरपोर्ट और नई बस्तियों के प्रोजेक्ट तेजी से आगे बढ़ाए जाएंगे। मोदी ने भी जवाब में कहा कि भारत और इजराइल के रिश्ते भरोसे, इनोवेशन और शांति की साझा सोच पर टिके हुए हैं। भारत और इस दोस्ती को बहुत महत्व देता है। पिछले कुछ सालों में दोनों देशों के रिश्ते सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि रक्षा, व्यापार और निवेश तक फैल चुके हैं। गजा युद्ध के दौरान जब इजराइल पर अंतर्राष्ट्रीय अदालत में मामला चल रहा था, तब भी भारत ने इजराइल को मजदूर, हथियार और कूटनीतिक समर्थन दिया था। अगस्त में भारत सरकार ने कहा था कि 20,000 से ज्यादा भारतीय कामगार गजा जंग के बाद इजराइल में काम करने गए हैं, ताकि फिलिस्तीनी कामगारों की कमी पूरी की जा सके। भारत और इजराइल का सबसे बड़ा हथियार खरीदार रहा है, जिसमें ड्रोन, मिसाइल सिस्टम, निगरानी तकनीक और बॉर्डर कंट्रोल उपकरण, ये चीजें शामिल हैं। 2015 से 2019 के बीच इजरायली हथियारों की भारत की खरीद में 175% की बढ़ोतरी हुई है। रक्षा सहयोग को और मजबूत करने के लिए दोनों देशों के रक्षा अधिकारियों की कई बैठकें इसमें हुई हैं और निवेश समझौते भी साइन किए गए हैं। इजराइल के वित्त मंत्री बेजलाल स्मोट्रिच ने निवेश समझौते को दोनों देशों के कारोबारियों के लिए नए दरवाजे खोलने वाला बताया है। इस बीच भारत ने इजराइल के करीबी सहयोगी संयुक्त अरब अमीरात के साथ भी बड़े समझौते किए हैं, जिसमें $3 अरब का LNG सौदा और परमाणु सहयोग शामिल है। वहीं दूसरी तरफ इजराइल अमेरिका पर दबाव बना रहा है कि वे ईरान के खिलाफ सख्त कदम उठाएं और अमेरिका ने भी क्षेत्र में अपने सैन्य संसाधन और ज्यादा बढ़ा दी हैं। साथ ही ईरान के साथ कारोबार करने वाले देशों पर 25% टैरिफ लगाने की बात हो रही है। इसी माहौल में भारत ने अरब सागर में ईरान से जुड़े 3 तेल टैंकरों को जब्त किया है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय तेल तस्करी के खिलाफ कार्रवाई बताया गया है। हालांकि भारत के ईरान के साथ भी पुराने रणनीतिक रिश्ते रहे, खासकर चाहबार बंदरगाह में, जहां भारत बड़ा कारोबारी साझेदार है। लेकिन हाल के वर्षों में भारत ने इजराइल से नजदीकी और बढ़ाई है और गजा में युद्ध विराम के प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र में वोटिंग से दूरी बनाई है। अब मोदी का ये दौरा ऐसे वक्त हो रहा है जब भारत ने अपने नागरिकों को ईरान छोड़ने की सलाह भी जारी कर दी है। जानकारों का मानना है कि यह दौरा भारत को एक ऐसे मोड़ पर खड़ा कर सकता है जहां उसे इजराइल के साथ गहराते रिश्तों और ईरान के साथ पुराने संबंधों के बीच संतुलन बनाना होगा। कुल मिलाकर हेक्सागन ऑफ अलायंसेस का ये ऐलान सिर्फ एक कूटनीतिक बयान नहीं है, बल्कि मिडल ईस्ट की बदलती राजनीति में एक नई धुरी बनाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है, जिसमें भारत की भूमिका अब पहले से कहीं ज्यादा अहम होती जा रही है। मैक्सिको में सोमवार को हालात जंग जैसे हो गए जब सेना की कार्रवाई में जलिस्को न्यू जनरेशन कार्टेल यानी CJNG के सरगना नेमेसियो ओसिगोरा कार्वेंटेस और अल मैचो मारे गए। उनके मारे जाने की खबर फैलते ही देश के कई शहरों में हिंसा भड़क उठी। सड़कों पर आगजनी, गाड़ियों और इमारतों को जलाना, धुएं के बड़े बादल और गोलियों की आवाजें आम हो गई हैं। सबसे ज्यादा असर प्रशांत तट के मशहूर पर्यटन शहर प्यूर्टो वाल्लाटा में देखा गया, जहां जलती हुई कार, इमारतों से काला धुआं उठता रहा। सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियोस वायरल हुए हैं जिनमें विदेशी पर्यटक बीच चेयर पर बैठे कॉकटेल पीते नजर आ रहे थे और उनके आसपास के इलाकों में हिंसा हो रही थी। ये तस्वीर मैक्सिको की गहरी अमीरी गरीबी की खाई को भी और दिखा रही है, जहां आलीशान रिसोर्ट सुरक्षित दिखते हैं लेकिन आम लोग लंबे समय से गैंगवार झेल रहे हैं। मैक्सिको दशकों से ड्रग कार्टेल हिंसा से जूझ रहा है और कई गरीब इलाकों में कार्टेल ही असली ताकत माने जा रहे हैं, जो सामाजिक सेवाएं भी देते हैं। एल मैचो 59 साल का था और उसे अमेरिका ने सबसे वांछित ड्रग तस्कर घोषित किया था। उसकी गिरफ्तारी पर $15 मिलियन का इनाम भी रखा गया था। वह कभी अमेरिका में भी रह चुका था, जहां उसे
कुछ मादक तस्करी में जेल हुई और बाद में डिपोर्ट कर दिया गया। मैक्सिको लौटकर उसने कार्टेल की अंदरूनी लड़ाई के बीच जलिस्को में अपनी ताकत और ज़्यादा बनाई और पहले से ज़्यादा और ख़तरनाक हो गया। सिनालोआ कार्टेल के साथ मिलकर माता जेदास नाम का एक समूह बना और बाद में अलग होकर CJNG की स्थापना की। जब मशहूर ड्रग लॉर्ड जोआक्विन एल चापो गुज़मान और इस्माइल एल मायो जाबम्बा अमेरिका प्रत्यावर्तित हुए तो एल मैचो कार्टेल मैक्सिको का सबसे ताकतवर संगठन बन गया। यहाँ तक कि कई इलाकों में उसने सिनालोआ कार्टेल को भी पीछे छोड़ दिया। उसके कार्टेल ने 2020 में मैक्सिको सिटी के पुलिस प्रमुख पर हमला कराया था, जिसमें कई लोग मारे गए थे और एक बार सैन्य हेलीकॉप्टर तक गिरा दिया था। रक्षा मंत्री रिकार्डो त्रोविला के मुताबिक एक करीबी महिला साथी के जरिए सेना को छापे से एक दिन पहले अहम जानकारी मिली। रविवार को जलिस्को राज्य के तापल्पा कस्बे में सेना से मुठभेड़ में वह घायल हुआ और मैक्सिको सिटी ले जाते समय उसकी मौत हो गई। मैक्सिको की राष्ट्रपति क्लोदिया शिनबुआन ने पहले ही ड्रग कार्टेल के खिलाफ बड़ा अभियान चलाने का वादा किया था और ये अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। इस ऑपरेशन में अमेरिकी खुफिया मदद भी बताई जा रही है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार मैक्सिको पर दबाव डालते रहे कि वह कार्टेल के खिलाफ सख्त कदम उठाएं। हालांकि एल मैचो के मारे जाने के बावजूद ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि मैक्सिको को कार्टेल और ड्रग्स के खिलाफ और सख्ती करनी चाहिए। सोमवार शाम तक राष्ट्रपति शिनबॉम ने कहा कि ज़्यादातर हिंसा काबू में आ गई है और देश में बड़े रोड ब्लॉक्स नहीं बचे हैं, लेकिन जानकारों का मानते हैं कि जिस तेज़ी से CJNG ने अपने नेता की मौत का बदला लेने की कोशिश की, वह दिखाता है कि संगठन अभी भी बेहद मजबूत है। कुल मिलाकर एल मैचो की मौत मैक्सिको के लिए एक बड़ी सफलता मानी जा रही है, लेकिन इससे ये भी साफ है कि कार्टेल नेटवर्क इतना गहरा है कि एक बड़े सरगना के ख़त्म होने से भी हिंसा तुरंत ख़त्म नहीं होती और आने वाले दिनों में ये देखना अहम होगा कि क्या सरकार इस मौके का फ़ायदा उठाकर कार्टेल की जड़ों को कमज़ोर कर पाती है या नहीं। इजराइल ने कब्जे वाले पूर्वी यरूशलेम में काम करने वाले 5 फ़िलिस्तीनी मीडिया संस्थानों पर पाबंदी लगा दी है और उन्हें आतंकी संगठन घोषित कर दिया है। ये ऐलान इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काइट्स ने किया। जिन मीडिया प्लेटफॉर्म पर रोक लगाई गई है उनमें कुदस प्लस, मिराज, अल मैदान, अल कुदस, अल आसिमा और आसिमा एजेंसी ये शामिल हैं। इजरायली आर्मी रेडियो के मुताबिक ये फैसला तब लिया गया जब आंतरिक सुरक्षा एजेंसी शिन बैंड ने दावा किया कि हमास रमज़ान के महीने में यरूशलेम में तनाव भड़काने के लिए इन वेबसाइट्स को मोर्चे के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। हालांकि इजरायली अधिकारियों ने इन आरोपों के समर्थन में कोई ठोस सबूत सार्वजनिक नहीं किए हैं। कई जानकारों का ये भी मानना है कि ये कदम अल अक्सा मस्जिद में हो रही घटनाओं और कथित उल्लंघनों की रिपोर्ट को दबाने की कोशिश का एक हिस्सा है। अल अक्सा मस्जिद इस्लाम के सबसे पवित्र स्थलों में से एक है और फ़िलिस्तीनियों के लिए ये उनकी पहचान और आज़ादी की लड़ाई का एक प्रतीक है। यरूशलेम मामलों के जानकार अब्दुल्ला मरूफ ने कहा कि इसका मतलब यह है कि आने वाले दिनों में यरूशलेम अल अक्सा में कोई बड़ा कदम उठाया जा सकता है, इसलिए पहले से ही स्थानीय मीडिया की आवाज़ को खामोश किया जा रहा है। आसिमा एजेंसी ने कहा कि उसने अपने पत्रकारों और संवाददाताओं की सुरक्षा के लिए अस्थायी तौर पर अपनी गतिविधियां रोक दी हैं, लेकिन वे अपने रुख से पीछे नहीं हटे हैं और यरूशलेम और अक्सा उसके लिए हमेशा केंद्र में रहेंगे। इजरायली कानून के तहत जब किसी मीडिया प्लेटफॉर्म को आतंकी घोषित किया जाता है तो सरकार उसे बंद कर सकती है, इसका कंटेंट हटाया जा सकता है और उसकी डिजिटल गतिविधियां रोक दी जाती हैं। इसी फैसले से कुछ दिन पहले ही फिलिस्तीनी पत्रकार निसरीन सालेम अल अब्द को यरूशलेम में रिपोर्टिंग करते समय गिरफ्तार किया गया था। बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया, लेकिन शर्त रखी गई कि वे 10 दिन घर में नज़रबंद रहेंगी, मोबाइल फ़ोन और सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं करेंगी और 180 दिन तक अल अक्सा मस्जिद में प्रवेश नहीं करेंगी। फ़िलिस्तीनी मीडिया फोरम ने इस फैसले की कड़ी निंदा करते हुए कहा है कि वे स्वतंत्र फ़िलिस्तीनी आवाज़ को दबाने और सच्चाई को दुनिया तक पहुंचने से रोकने की कोशिश है
और उनका कहना है कि ये प्रेस की आज़ादी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का खुला उल्लंघन है। पिछले हफ्ते रमज़ान की पहले जुमे की नमाज के दौरान भी इजरायली अधिकारियों ने हज़ारों फ़िलिस्तीनियों को अल अक्सा मस्जिद में दाखिल होने से रोक दिया था, जबकि उनके पास पहले से ही परमिट थे। 1967 में पूर्वी यरूशलेम पर कब्जे के बाद से इसराइल पर आरोप है कि उसने धीरे धीरे अल अक्सा के धार्मिक दर्जे को कमज़ोर किया है, जहां पहले इसे पूरी तरह इस्लामी स्थल के रूप में अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के तहत माना जाता था। हाल के वर्षों में इजरायली सेटलर्स के छापे, इजरायली बलों की मौजूदगी और इस्लामिक वफ़ के अधिकारियों को प्रशासन से रोकने जैसी घटनाएं और ज़्यादा बढ़ी हैं। यहाँ तक कि पिछले हफ्ते अल अक्सा के इमाम को भी मस्जिद के जो आंगन है वहाँ से गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसे फ़िलिस्तीनी पवित्र स्थल की बेअदबी मानता है। कुल मिलाकर मीडिया पर यह पाबंदी ऐसे समय में लगाई गई है जब रमज़ान चल रहा है और यरूशलेम पहले से ही बेहद संवेदनशील माहौल में है, जिससे आने वाले दिनों में और तनाव बढ़ने की आशंका जताई जा रही है।